तो हिंदी समाधान चैनल आज हम छायावादोत्तर काव्य के प्रश्न पत्र जी 4025 के बारे में बताएंगे कि इसमें किस प्रकार से आपको प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। ये एमए हिंदी 4th सेम का प्रश्न पत्र छायावादोत्तर काव्य जी 4025 है, जो 2018 मई 2018 का प्रश्न पत्र है। तो इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो ये ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन पेपर है, जितने शब्दों में मांगा गया है उतना ही शब्दों में आप उसका उत्तर देंगे। तो ये ध्यान देने योग्य बात है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये प्रश्न पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो इसमें यह ध्यान देना होगा कि अति लघु प्रश्न कौन कौन से हैं, लघु प्रश्न कौन से हैं और विस्तृत प्रश्न कौन से हैं, उसमें शब्दों की संख्या कितनी है। जैसे कि आप ये पहला खंड का है, तो खंड का में आपको इसको पढ़ना है, नोट को, कि सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का है। अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु उत्तर अपेक्षित है, यानी कि 75 शब्दों में ही आप उसका उत्तर दें, उससे ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। इससे कम भी ना दें, ज़्यादा आप 2, 4, 5 शब्द दे सकते हैं, लेकिन कम ना दें। और ज़्यादा इसलिए ना दें कि अगर आप इसमें ज़्यादा संख्या देंगे शब्दों की, तो आगे आने वाले जो प्रश्न जिनको आप सॉल्व करेंगे वो छूटने की उसमें संभावना रहेगी। तो इसमें 2 अंक का प्रश्न है प्रत्येक प्रश्न, और इसमें 5 करने हैं, तो 2 पंजे 10, टोटल 10 अंक का हो गया, और 75 शब्द में इसका उत्तर देना है। तो पहला, जैसे साए में धूप के लेखक का नाम लिखेंगे, आगे का पूरा नाम, धनवीर भारती का जन्म कब हुआ, 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार रघुवीर सहाय को किस रचना के लिए पुरस्कार मिला, लीलाधर जंगूड़ी का जन्म किस प्रदेश में हुआ। तो ये आप सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर आप 75 शब्द में दें, कम से कम 75, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 76, 77 या 78, ठीक है। और एक इसमें ये बताने की आवश्यकता है कि इसमें जो आजकल जो प्रश्न कोरोना के कारण जो प्रश्न पत्र आ रहे हैं, वो वैसे तो 50 नंबर के ही हैं, परंतु उसमें समय घटाकर 1.5 घंटा कर दिया गया है। पहले 3 घंटे आता था, तो 3 घंटे में 3000 शब्द लिखवाए जाते थे, चाहे वो अति लघु हैं, चाहे वो लघु हैं, चाहे वो विस्तृत प्रश्न है या व्याख्या का प्रश्न है। तो मैक्सिमम सारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए टोटल शब्दों की संख्या 3000 बैठती थी। तो ये ध्यान रखें कि जितना प्रश्न का उत्तर मांगे जा रहा है उतना ही आप दें, जिससे कि आगे कोई प्रश्न न छूटे। तो इसलिए अब 1.5 घंटे का प्रश्न पत्र आता है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1250 शब्द मांगते हैं तीनों प्रकार के प्रश्नों के उत्तर में। तो ये ध्यान देने योग्य बात है। तो अब आगे देखते हैं। ये प्रश्न के बाद, चौथे के बाद, इसमें ये दिया है खंड खा। तो खंड खा में जो है ये नोट पढ़ेंगे, नोट ज़रूर पढ़ा करें आप, कि इस खंड में 3 प्रश्न हैं, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि 3 दिए हैं ये, उसमें से 2 करने हैं आपको, कोई 2। तो इसमें 2 करने हैं, 2 पंजे 10 है ना, तो 10 नंबर के हो गए। तो वहाँ एक प्रश्न के 750 यानी कि 75 शब्द मांगे गए थे। तो यहाँ ये लघु प्रश्न है, तो इसका मतलब डबल कर लीजिए। तो ये भी मान के चलें कि एक 80 का हुआ तो 8 दूनी 16, तो एक प्रश्न 160
शब्दों में, यानी कि 2 प्रश्न 320 शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा उनका उत्तर दें। ये ध्यान दें, ज़्यादा देंगे तो फिर आगे चल के उसको प्रश्न का उत्तर छूट जाएगा। तो इसमें क्या देना है कि प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, है ना। तो प्रवृत्तियों में 2 प्रकार से होती हैं। एक प्रवृत्तियाँ होती हैं कि जो भाव पक्ष होती हैं, एक प्रवृत्ति होती है उसी में कला पक्ष, यानी कि प्रवृत्तियों के भी 2 भाग होते हैं, एक भाव पक्ष और एक कला पक्ष। तो पहले भाव पक्ष दी जाती हैं विशेषताएं। तो जैसे कि भाव पक्ष विशेषताएं हैं प्रयोगवाद की: नवीन राहों का अन्वेषण, व्यक्तिकता पर बल, समाज बनाम व्यक्ति, काल का महत्व, भाषा का महत्व, यौन कुंठाओं की प्रबलता। तो ये प्रयोगवाद की विशेषता है। तो पहले आप कला भाव पक्ष दें, जैसे भावुकता एवं बौद्धिकता का संश्लेषण। ये जो इसकी विशेषता है प्रयोगवाद की, ये भाव पक्ष है। नवीन राहों का अन्वेषण या वैचारिक प्रतिबद्धता का निषेध या व्यक्तिकता पर बल, समाज बनाम व्यक्ति, काल का महत्व, ये भाव पक्ष हैं। कला पक्ष में जैसे कि भाषा के ऊपर आपको देने हैं, या कैसे अलंकारों का प्रयोग किया गया है, या रस किस प्रकार के प्रयोग किए गए हैं, या शब्द शक्ति या लक्ष्य है। तो ये जो है ये कला पक्ष विशेषताएं कहलाती हैं। जैसे भाषा का महत्व कैसा है, तो ये कला पक्ष। तो इस प्रकार ये एक बैलेंस उत्तर हो जाएगा प्रयोगवाद की प्रवृत्तियों का। उसके बाद आगे की भाव पक्ष विशेषताओं पर प्रकाश डालें। जैसे मैंने बताया कि प्रत्येक जो भी राइटर होता है वो पहले विषय अपने काव्य के माध्यम से प्रस्तुत करता है कि समाज में कैसे कैसे विषय चल रहे हैं, वो उठाता है। उसके बाद अपनी कलात्मकता दिखलाता है भाषा के माध्यम से, अलंकार के माध्यम से, रस के माध्यम से, छंद के माध्यम से, अगर काव्य की कृति है तो लेकिन इसमें भाव पक्ष पूछा जा रहा है। आपको कला पक्ष विशेषताएं देने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि कैसे रसों का प्रयोग किया आज्ञे जी ने, कैसे छंदों का प्रयोग किया गया, कैसे रस छंदों का, रस का, छंद का, अलंकार का, कैसी भाषा का प्रयोग किया, तो उनके माध्यम से। तो ये कलात्मकता अर्थात ये कला पक्ष विशेषता इसमें आज्ञे जी की विशेषताओं में नहीं देना, सिर्फ भाव पक्ष विशेषताएं देनी है, यानी कि जो जो उन्होंने विषय उठाए अपने कविताओं के माध्यम से। तो आप आधा वो दे दें और आधा ये उत्तर दे दें, तो वो तो 50% तो आपने उत्तर दिया। 50% में से कुछ गलत भी उत्तर दे पाएंगे आप, तो इसलिए वो 30% आप उत्तर दे पाते हैं। तो इसलिए भाव पक्ष का मतलब है कि वही उत्तर देने हैं जो उन्होंने अपने काव्य कृतियों में विषय उठाए, है ना, भाव पक्ष के माध्यम से। तो कलात्मकता के आधार पर जो रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति का प्रयोग किया वो कोई नहीं देना है, कोई उसमें विशेषता नहीं देनी है, ठीक है। सिर्फ कला पक्ष जो उन्होंने विषय उठाए अपने काव्य के माध्यम से। आगे है नई कविता की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ऐसे ही फिर अब नई कविता की विशेषताओं पर आपको प्रश्नों का उत्तर देना है कि पहले भाव पक्ष विशेषताएं इसमें, और फिर कला पक्ष की विभिन्न कवियों के द्वारा, जैसे विभिन्न कवियों के द्वारा कौन कौन से विषय नई कविता में दिए गए, तो वो 4-5। फिर उसके बाद उन्हीं विभिन्न जो नई कविता के लेखक हैं उन्हीं में से विभिन्न कवियों के द्वारा जो अपनी अपनी भाषा, रस, छंद, अलंकारों का प्रयोग किए गए, तो उनमें कला पक्ष में दे दें कि ऐसी इन कवियों के द्वारा ये भाषा का प्रयोग किया गया, इन कविताओं के द्वारा ये रस प्रयोग किया गया, ये छंद प्रयोग किया, कोई भी, तो उसमें सिर्फ इस प्रकार ही देना है। आगे फिर ये खंड गा का स्टार्ट हो जाता है पोर्शन, ये जिसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। तो इसमें फिर नोट पढ़ेंगे आप कि नोट में यही कि निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। तो प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है, विस्तृत उत्तर अपेक्षित है। तो इसमें से आपको सिर्फ 3 ही करने हैं, है ना। तो उन्हीं कैलकुलेट करें उन्हीं शब्दों, उन्हीं से, जैसे अति लघु में कितने हमने 1 नंबर का था तो कितने शब्द दिए, 2 नंबर का तो कितने शब्द दिए, ऐसे ही। तो यहाँ अगर 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो एक प्रश्न का हमें उत्तर विस्तृत है तो कितने शब्द दें मैक्सिमम, तो मैक्सिमम आप जो है 700 शब्द दें, ज़्यादा से ज़्यादा 650-700 के बीच में, तो ज़्यादा ना दें।
तो ये ध्यान रखेंगे। और इसमें दूसरी बात ये ध्यान देनी है कि ये जो आप व्याख्या कर रहे हैं, तो व्याख्या में आप जो भी व्याख्या करें उसका संकेत डाल दें, यानी कि संकेत डाल के डैश लगा के, जैसे आप यहाँ लिख दें बहुत संभल कर, फिर डैश डैश कर दें ऐसे करके, और फिर लिख दें बांसुरी कहते हैं, तो ये संकेत हो गया। इससे ये ज्ञात हो जाता है कि एक्सपर्ट को जो कॉपी चेक करता है कि बच्चे ने इस व्याख्या का, इस जो काव्य पंक्तियों की व्याख्या कर रहा है। फिर आगे संदर्भ डाल दें, है ना, यह प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, है ना, कामायनी से उद्गृत हैं या ली गई हैं, और इसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो भी आप लेखक का नाम लिखेंगे उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में करेंगे, हैं, जैसे कि उनकी पुस्तक है कामायनी, तो कामायनी, तो ये कामायनी ऐसे करके, फिर इसमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे यहाँ करके और ये करके। ऐसे ही जब आप लेखक का नाम लिखेंगे जयशंकर प्रसाद, तो उसके ऊपर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा दें ऐसे करके और ऐसे करके, नाम के ऊपर ये। तो इससे क्या होता है कि एग्जामर की तुरंत वहीं निगाह जाती है कि भाई हाँ बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, और उसके बाद ये भी चिन्हित किया है कि ये इसकी किताब का नाम है और ये इसकी राइटर का नाम है किताब की। तो इससे अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। फिर आप विषय वो डालते हैं प्रसंग, तो प्रसंग में जो उन पंक्तियों में वर्णित है वो आप एक लाइन में, मैक्सिमम 2 लाइन में लिख दें, तो ये प्रसंग हो गया उन काव्य पंक्तियों में, यानी कि ये वर्णित किया गया है। उसके पश्चात फिर व्याख्या कर दें और नीचे फिर विशेष लिख दें अंत में, जिसकी भी व्याख्या कर रहे हैं विशेष। विशेष में जो आपका प्रसंग छूट गया है उसमें नीचे लिख दें कि हाँ इसकी इस तुलना उस कवि के इस रहस्यवाद से की गई है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर में डाल देंगे भाषा, कि मानो कि जयशंकर प्रसाद की भाषा खड़ी भाषा का प्रयोग, मानो कोई अलंकार है तो उसमें है अनुप्रास अलंकार, फिर छंद यानी कि दोहा, उसके बाद रस, मतलब यानी कि भक्ति रस या शांत रस, कोई भी है, तो ये विशेष हो गया। लास्ट में व्याख्या के पश्चात उसमें इस प्रकार डालें, तो ये आपकी व्याख्या एग्जैक्ट कंप्लीट सही रूप में कहलाएगी। तो ये आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से व्याख्या को ध्यान देकर लिखा जाता है। और आगे चलकर फिर इसमें जो है ये प्रश्न है, चाहे तो वो कर लो, इसमें ऑप्शन दिया गया है, तो ये भी कर सकते हैं। प्रयोगवाद की कमियाँ, है ना, ये प्रश्न है प्रयोगवाद की कमियाँ। तो प्रयोगवाद की कमियाँ, वहाँ तो आपने विशेषताएं लिख दी, भाव पक्ष कला पक्ष। अब इन्होंने यहाँ कमियाँ पूछी कि कौन सी ऐसी कमियाँ रह गई जो प्रयोगवाद के कवियों की निगाहों से छूट गई, चाहे कलात्मकता के आधार पर, चाहे वो विषय छूट गए जो समाज में उस समय में हो रहे होंगे, तो वो कमियाँ हैं। और उपलब्धियाँ कि उन्होंने पिछले काल की तुलना में इस काल में क्या कुछ दिया, तो उसमें उपलब्धियाँ आ जाएंगी, है ना, कि कुछ ऐसी चीज़ें जो अन्य कालों से हटकर इन कवियों ने प्रस्तुत की, तो वो उपलब्धि कहलाएंगी इन कवियों की, प्रयोगवाद के कवियों की उपलब्धियाँ, है ना, कमियाँ जो उनसे छूट गई। तीसरा क्या है, 11वां प्रश्न, अज्ञे प्रयोगवाद के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं सिद्ध कीजिए। तो उन्होंने अपने काव्य में विभिन्न प्रकार के रस, छंद, अलंकार या अलग अलग प्रयोग किए प्रतीक बिंब के, तो वो कौन कौन से किए ये आपको सिद्ध करना है। तो उसके बाद 12वां प्रश्न है, सर्वविद्याल सक्सेना की काव्यगत विशेषताएं। ऐसे ही करना है कि एक उसकी काव्यगत भाव पक्ष, ठीक है, और दूसरा कला पक्ष, ठीक है, तो 2 प्रकार की विशेषताएं देनी है इस, है ना, सर्वविद्याल की या किसी की भी दें, भाव पक्ष और कला पक्ष, ठीक है। ऐसे ही मुक्ति बोध के काव्य की कला पक्ष भाव पक्ष की विशेषताएं देनी है ना। तो कितने उन्होंने विषय उठाए, 1 2 3 4, और कितनी उन्होंने कला पक्ष में विशेषताएं प्रस्तुत की, अर्थात अपनी शैली के माध्यम से क्या कलात्मकता दिखलाई, कैसे कौन कौन से रसों का प्रयोग किया, कौन कौन से छंदों का प्रयोग किया, कौन कौन से प्रतीक गढ़े, कौन कौन से बिंब गढ़े, कौन कौन से, है ना, जो काव्यगत कलात्मकता जिसमें कहलाती है।
तो ये एक कंप्लीट प्रश्न पत्र को आपको समझा गया है, जिससे कि आगे कोई गलती आप ना करें, कोई आपसे त्रुटि ना हो। तो ये जी 4025 का प्रश्न पत्र समझाया गया, जो छायावादोत्तर काव्य के नाम से जाना जाता है। पहले ये 3 घंटे का प्रश्न पत्र आता था, अब कोरोना काल की या के कारण इसलिए कम समय रखा गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो ये ध्यान रखेंगे। ओके, नई वीडियो में फिर दोबारा मिलते हैं। ओके, गुड बाय, नमस्कार।